नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और आज हम उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक बच्ची की कहानी जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की। और एक पॉलिश लड़की है वो, और वो लोग अमेरिका में रहते हैं, तो किस तरह के भेदभाव का सामना उनको वहाँ करना पड़ता है और उस बच्ची के साथ ऐसा क्या होता है कि वो अपना स्कूल छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, कोई भी पार्ट पढ़ने से पहले हमें उस पार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो किस टाइप की कहानी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, यानी हम अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको किस तरह से जज करते हैं, यानी हम उनको कैसे पहचानते हैं, क्या अपनी राय बनाते हैं उनके बारे में। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन, या तो हम उनकी धन संपदा या परिसंपत्तियां जो उनके पास होती हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी एक राय बना लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, और या फिर कोई और उपयोगिता की चीज़ आपको उस व्यक्ति में ऐसी दिखाई देती है जिसके कारण कि आप अपनी राय बनाते हैं। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। और ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं ये एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली मर्मस्पर्शी कहानी है, जिसमें एक बच्ची है वांडा पेट्रोंस्की, उसकी हम कहानी पढ़ने वाले हैं। सेंसिटिव यानी मर्मस्पर्शी कहानी है एक गरीब युवा लड़की की, जिसको कि जज किया जाता है बाय हर क्लासमेट्स। उसके जो सहपाठी हैं वो किस तरह से उसको जज करते हैं, उसके बारे में अपनी क्या राय बनाते हैं, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जज का मतलब होता है जांचना, वेल्थ का मतलब होता है दौलत, पोजेशंस का मतलब होता है परिसंपत्तियाँ, एंड्योरिंग का मतलब होता है स्थायी, और वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, और सेंसिटिव का मतलब होता है मर्मस्पर्शी, और अकाउंट का मतलब होता है विवरण। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से वांडा के साथ किस तरह का बिहेवियर है उन बच्चों का। आगे देखते हैं। वांडा पेट्रोंस्की इज़ अ यंग पॉलिश गर्ल who goes to school with other American children in an American town। कि वांडा पेट्रोंस्की एक लड़की है, एक पॉलिश लड़की है जो जाती है, रोज़ स्कूल जाती है अपने अमेरिकन जो दूसरे बच्चे हैं वहाँ पे रहने वाले उनके साथ में ही। एक अमेरिकन कस्बे में उसका विद्यालय है और अमेरिका के जो बच्चे हैं उनके साथ ही वो वहाँ पे पढ़ाई करती है। These other children see Wanda as different in many ways। और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं जो अमेरिकन हैं, मूल निवासी वहाँ के ही हैं, वो इसको बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, डिफरेंट तरीके से देखते हैं। In many ways, बहुत सारे तरीक़ों से। Can you guess how they treat her? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा, वो उसके साथ किस तरह का बर्ताव करते होंगे। Read the information in the box below। एक सूचना दी गई है जो नीचे आपको अभी मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ, उसमें आप देखिए, उस सूचना को आप पढ़िए। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, और इस समुदाय के बारे में, ये जो पॉलिश लड़की है उसके समुदाय के बारे में कुछ और चीज़ें ये बताना चाह रहे हैं। और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक, और या फिर ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस बारे में आप पाठ पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ और चीज़ें पता चलेंगी। फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट, तो आप या तो विश्वकोश की मदद से या फिर इंटरनेट की मदद से आप और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, और एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। चलिए देखें आगे। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी पॉलिश समुदाय के लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। सबसे पहले 1608 में सबसे पहले जो पॉलिश अप्रवासी लोग थे वो 1608 में अमेरिका में आए। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेंट्स ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो पॉलिश अप्रवासी लोग थे वो 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका में आए। व्हेन मोर देन 1 मिलियन
पोल्स माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, जिस समय की 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो पोल्स पॉलिश व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि उन्होंने प्रवास कर लिया आके यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी वहाँ पे आके वो रहने लग गए। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, उस समय पे पॉलिश राज्य नहीं हुआ करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री और ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी, और उस समय वहाँ पर जो भी लोग आके बस रहे थे उनको प्रजाति के अनुसार ना पहचान के जिस देश से वो आए हुए होते थे उसके अनुसार उनकी पहचान की जाती थी कि वो कहाँ से आए हैं, कौन सा उनका देश है। ओरिजिन यानी जातीय स्रोत और एथनिसिटी यानी जातीयता। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, उनको पहचाना जाता था अलग अलग उनके देश के अकॉर्डिंग कि रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से उनको बुलाया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो, कि सबसे ज़्यादा शिकागो में पॉलिश जो लोग थे वो प्रवास कर गए थे, वो वहाँ पे देखने के लिए मिले पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ में। और शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स, शिकागो में और उसके उपनगरों में सबसे ज़्यादा प्रवास कर पाए थे पॉलिश लोग, वहाँ पे देखने को मिलते थे। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, इसलिए कहा जा सकता है कि शिकागो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पोलैंड के लोग थे, जो पॉलिश लोग थे, वो वहाँ पे आके प्रवास कर चुके थे। नेक्स्ट ओनली टू वर्सोवा, यानी वर्सोवा के बाद में दूसरे नंबर पे द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि कैपिटल है पोलैंड का, उससे ज़्यादा बस खाली वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पॉलिश व्यक्ति थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे वो अमेरिका में आके बस गए थे, शिकागो में। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स, उससे पहले एक बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं, नोटेबल यानी प्रसिद्ध और सबर्ब्स यानी उपनगर। द पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews, और जो पॉलिश अमेरिकन्स थे यानी जो पोलैंड से आए हुए जो लोग थे उनके साथ में भी वैसा ही भेदभाव किया जाता था जिस तरह का आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़ के साथ किया जाता था। तो यही सेम भेदभाव जो है वो उसका सामना इन लोगों को भी करना पड़ा। ज्यूज़ मतलब होता है यहूदी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यानी अगर हम 2000 का सेंसस उठा के देखें यूनाइटेड स्टेट्स का, तो 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, यानी कि 6,67,414 जो लोग हैं उन्होंने 5 साल से बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये दर्ज कराया कि वो लोग घर पे पॉलिश भाषा का प्रयोग करते हैं। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, जो कि अंग्रेज़ी के अलावा जो दूसरी भाषा बोलते हैं उसका 1.4% रिकॉर्ड किया गया, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और अगर वैसे देखें तो यूएस पॉपुलेशन का वो 0.25% होता है। डिस्क्रिमिनेटेड मतलब होता है भेदभाव। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं हमारे चैप्टर पे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो कुछ चैप्टर पढ़ने से पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से जो वांडा है वो प्रवास किया है, उन लोगों ने आके वो यहाँ पे रहने लगे हैं और पोलैंड से आए हुए हैं, पॉलिश हैं, अमेरिका में रहना उन्होंने शुरू किया और किस तरह का थोड़ा उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है और वो अपने स्कूल में इन सब चीज़ों को महसूस भी करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट, कि आज सोमवार है और वांडा पेट्रोंस्की अपनी जगह पर नहीं है। बट नोबडी, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence, यानी कि but nobody, यानी किसी ने भी ये देखा नहीं कि आज वो आई नहीं है। Not even Peggy and Madeline, पैगी और मेडलिन उसकी क्लास की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि आज वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आई है। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन,
यही वो लड़कियां हैं जिन्होंने सबसे पहले उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। नोटिस्ड हर एब्सेंस, तो उन्होंने भी नहीं देखा कि आज वो अनुपस्थित है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, और रफ का मतलब होता है खुरदरा। यूजुअली वैंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो। अब ये आपको ध्यान रखना है कि वैंडा बैठा कहाँ करती थी। वैंडा अपनी क्लास में आखिरी की जो रो होती है उस रो के आखिरी सीट में बैठा करती थी, आखिरी कुर्सी पर बैठा करती थी इन रूम 13, और उनकी जो क्लास थी उसको रूम 13 के नाम से सब लोग जानते थे। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, और वो वहाँ पर बैठा करती थी जहाँ पर उसी क्लास के जो थोड़े से शरारती बच्चे होते हैं, थोड़े से रफ बच्चे होते हैं, वो बैठा करते थे। उस रो में जाके आखिर में वो वहाँ पे बैठा करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोर स्कफलिंग ऑफ फीट, और वो ऐसा कोना था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाँव की आवाज़ें सुनाई देती थी। पाँव को अगर हम रगड़ते हैं फीट को, तो उसकी जो स्कफलिंग होती है यानी हाथापाई करना, रगड़ना पाँव को, इस तरह से जो बच्चे थोड़ी शरारत करते हैं वो सब कुछ वहीं पर ही दिखाई देती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, और सबसे ज़्यादा हंसी जो है, हंसी के जो ठहाके वो वहीं से सुनाई देते थे अगर क्लास में कोई मजाक की बात कही जाती थी तो। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा मिट्टी और गंदगी फर्श के ऊपर उसी जगह पे, उसी लास्ट रो में दिखाई देती थी। वॉन्डा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, लेकिन ऐसा है कि हम देखते हैं कि रूम जो होता है क्लासरूम, उसमें पीछे ही पीछे की जो बेंच होती है उस पर थोड़े शरारती बच्चे बैठा करते हैं हमेशा से ही, और वो वहाँ पे कोई भी मौका जो मिलता है उनको हंसने का, उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, इसी में वो एंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रूम 13 की बात चल रही है उसमें साथ में ये भी कहा गया है कि जो आखिरी जो रो थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी हुआ करती थी, गंदगी हुआ करती थी, और फिर वांडा वहाँ जाके क्यों बैठा करती थी। वॉन्डा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वो वहाँ इसलिए जाके नहीं बैठा करती थी क्योंकि वो थोड़ी खुरदरी या थोड़ा रफ नेचर की या फिर आवाज़ करने वाली, शरारत करने वाली लड़की हो, ऐसा नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, बजाय इसके इसका उल्टा था। शी वॉज़ वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग, जबकि वो बहुत ज़्यादा शांत थी और मुश्किल से ही कोई चीज़ कहती थी एट ऑल। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट, और कभी भी किसी ने तो उसकी हंसी सुनी ही नहीं थी कि भाई वो खिलखिलाकर मुंह खोल के या एकदम खुश दिखाई दे, ऐसा कभी भी किसी ने भी नहीं देखा था। रोर्स मतलब होता है दहाड़, नॉइसी मतलब शोर, और कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरोध। लाउड, समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट, यानी कि कभी भी किसी ने उसको बहुत तेज़ हंसते हुए नहीं देखा। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा हंसी वाली बात होती थी तो वो अपना हल्का सा ऐसे करके, हम थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करके हंसते हैं ना कि भाई हंसी चाह भी रहे हंसना और दिखाना भी नहीं चाहते, तो मुंह के अंदर जो हंसी दब जाती है उसको हम थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके और उसको रोकने की कोशिश करते हैं और हंसते भी हैं अंदर अंदर। तो इस तरह की क्रुक्ड सॉर्ट की जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, वो दिखाई देती थी। ट्विस्टेड का मतलब होता है घुमाया गया, और क्रुक्ड सॉर्ट का मतलब थोड़ी सी कुटिल मुस्कान जिसको कह सकते हैं। बट दैट वॉज ऑल, बस इतना ही था, इतना ही वो हंसती थी, इससे ज़्यादा वो नहीं हंसती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सिट इन दैट सीट। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल कोई नहीं जानता था कि आखिर वांडा फिर वहाँ जाके क्यों बैठती, जबकि वो तो शांत थी, शरारत भी नहीं करती थी, फिर उस जगह जाके बैठने का क्या पर्पज़ था किसी को नहीं पता था। Unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. Unless यानी कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जब तक शायद यही कारण रहा होगा कि वो जिस जगह से आती थी उसका नाम था बॉगिन हाइट्स। वो बॉगिन हाइट्स नाम की जगह से आती थी, और वहाँ से जब वो आती थी तो उसके जो पाँव हैं वो हमेशा सूखी मिट्टी से सने हुए रहते थे, भरे हुए रहते थे। तो शायद उनको छुपाने के लिए या उसको अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए जाके वो पीछे बैठ जाती थी। शायद ये कारण होगा जिसके कारण कि वो पीछे बैठती थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि असली रीज़न क्या है। केक्ड विथ यानी के साथ पका हुआ या पूरा सना हुआ कह सकते हैं। बट
No one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. और एक बार वो आके उस कमरे के कोने में जाके उस अपनी जगह पे बैठ जाती थी तो उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं होता था, किसी को कोई मतलब नहीं होता था कि वांडा बैठी है, क्योंकि वो चुपचाप आती थी और अपनी सीट पे बैठ जाती थी. The time when they thought about Wanda was outside of school hours. और वो समय, जिस समय उनको वांडा की याद आती थी या वांडा के बारे में वो सोचा करते थे, वो था outside of school hours. यानी जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद जो स्कूल के बाहर जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसका जो प्रांगण होता है स्कूल का, वहाँ पे सब लोग जो है वहाँ उसके बारे में कोई सोचता था. तो वो ही वो समय था जब उसके बारे में कोई बात करता था. At noon time, when they were coming back to school or in the morning early before school began. यानी दो ही टाइम थे जब वांडा के बारे में कोई बात करता था या उसके साथ मजाक करता होगा, ये अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे. तो वो दो समय कौन कौन से थे? सिर्फ एक नून टाइम यानी दोपहर का समय जब छुट्टी होती थी, देवर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग या तो वो जब स्कूल की छुट्टी होती थी, घर जा रहे होते थे तब, और या फिर सुबह सुबह जल्दी जब स्कूल शुरू होने वाला होता था तब. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. जबकि ये उस समय की बात होती है जब 2 या 3 बच्चों का जो समूह होता है वो एक साथ, when group of 2 or 3 या तो 2 या 3 बच्चों का जो समूह होता है, और इवन मोर और ज़्यादा भी हो सकता है, would be talking, वो बात कर रहे होते थे, and laughing और हंस रहे होते थे, on their way to the schoolyard, जब वो अपने स्कूल के प्रांगण की तरफ जा रहे होते थे. उस समय वो लोग कोई आके वांडा से बात करता था. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और कभी कभी वो इंतज़ार भी करते थे वांडा का, टू हैव फन विथ हर, ताकि वो उसके साथ थोड़ा सा मजाक कर सकें, मस्ती कर सकें. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, और अगले दिन मंगलवार को, यानी अभी जो हमने बात करी वो सोमवार की करी थी कि सोमवार को वांडा स्कूल नहीं आई, और उसकी प्रेजेंस का यानी वो आई है या नहीं आई है इससे किसी को कोई मतलब नहीं था. यहाँ तक कि वो जो 2 लड़कियाँ हैं, मैडलिन जिसको हम मैडी नाम से पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और पैगी, दोनों ने भी उसको नोटिस नहीं किया, जो उसका मजाक भी बनाती थी. अब अगले दिन मंगलवार को वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा मंगलवार को भी स्कूल में नहीं थी इधर, उस दिन भी नहीं थी वो. एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और उस दिन भी किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति जो है उसके बारे में ध्यान नहीं दिया दोबारा से. बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, यानी मंडे चला गया, ट्यूसडे चला गया, और अब आ गया वेडनेसडे. लेकिन वेडनेसडे को, बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स. तो जो ये दोनों बच्चियां हैं, पैगी और मैडी, ये कहाँ बैठा करती थी? आगे वाली रो में बैठा करती थी, जहाँ पे अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे बैठा करते थे, फ्रंट रो में, उनके साथ वो बैठती थी. एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और जिनके जो कभी भी मिट्टी से सने हुए उनके पाँव वगैरह या मिट्टी से कोई लेना देना नहीं था इनका, ये साफ़ सुथरी लड़कियां थी. डिड नोटिस, उन्होंने ध्यान दिया, दैट वांडा वॉजंट देयर, उन्होंने ये देखा कि आज वांडा वहाँ पे नहीं थी. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, और पैगी जो है वो पूरे विद्यालय की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, और वो क्यों प्रसिद्ध थी ये भी हम देख लेते हैं. पहले हमने देखा कि वो फर्स्ट बेंच पे बैठती थी जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे बैठा करते थे, फिर उसके आसपास मिट्टी भी नहीं होती थी, यानी वो साफ़ सुथरी जगह से आती थी. तीसरा हमने देखा कि वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की थी. शी वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत भी थी. एंड शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, और उसके पास बहुत सारे खूबसूरत पोशाकें यानी कपड़े भी थे. एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके बाल जो हैं वो घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उसकी सबसे अच्छी पक्की सहेली मैडी थी. तो ये सब चीज़ें हमें पता चली पैगी के बारे में. द रीज़न पैगी एंड मैडी noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. अब वो कारण जिसके लिए पैगी और मैडी उन्होंने ध्यान दिया कि आज वांडा नहीं आई है, वो कारण ये था कि वो ये सोचती हैं या कहती हैं कि आज वांडा पेट्रोंस्की की वजह से हम स्कूल के लिए लेट हो गए.
was because Wanda had made them late to school, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज वांडा ने उनको स्कूल के लिए देरी करा दी। अब जब वांडा स्कूल आई ही नहीं तो उसने इनको स्कूल के लिए देरी कैसे कराई, चलिए देखते हैं। They had waited and waited for Wanda, क्योंकि उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया और करते रहे। To have some fun with her, क्योंकि वो उसके साथ कुछ मजाक करना चाहते थे। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो तो बिल्कुल भी आई ही नहीं। तो इसलिए उसका इंतज़ार करने के चक्कर में ये लोग स्कूल के लिए लेट हो जाती हैं दोनों लड़कियां। तो कहती हैं कि वांडा ने हमें स्कूल के लिए लेट करा दिया। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, वो प्राय वांडा पेट्रोन्स्की के लिए इंतज़ार करा करती थी इसी तरह से, टू हैव फन विथ हर, ताकि वो उसका थोड़ा मजाक बना सकें। Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that, यानी वांडा पेट्रोन्स्की ये जो नाम है, इस तरह का नाम अधिकतर बच्चों का उस रूम नंबर 13 में नहीं था। Didn't have names like that, इस तरह का नाम रूम 13 के बच्चों का किसी का भी नहीं था। They had names easy to say, उनके नाम बहुत आसान थे जो आसानी से बोले जा सकते थे, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। There was one boy named Bounce, वहाँ पे उन्हीं की क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस। और ये बाउंस जो है ये पूरा नाम नहीं है, उस बच्चे का पूरा नाम था विली बाउंस, ठीक है। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग सोचते थे कि इसका नाम भी थोड़ा सा मजाकिया है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन उतना ज़्यादा भी हंसी वाला या मजाक वाला नहीं है जितना कि उनको पेट्रोन्स्की नाम लगता था। इसलिए कहा गया है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो नाम ही सबको बड़ा अजीब सा लगता था, डिफरेंट सा लगता था, तो उसके नाम का भी बच्चे मजाक बनाते थे। उसके बाद में पूरी क्लास में और सब बच्चों के नाम बहुत सिंपल थे, सिर्फ एक लड़का और था जिसका नाम है विली बाउंस, उसको भी बाउंस बाउंस कह के वो थोड़ा चिढ़ाते थे। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के क्लास में कोई भी मित्र नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो हमेशा स्कूल अकेली ही आती थी और अकेली ही चले जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, वो हमेशा पहनती थी एक फेडेड नीले रंग की पोशाक जो उसके ऊपर पूरी फिट भी नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कई बार कपड़ा जो है वो लूज़ हो जाता है पहनते पहनते, बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं, तो उस तरह का वो हो गया था। डिडंट हैंग राइट, जो उस पर ऐसा ढंग से टंगता भी नहीं था। इट वॉज क्लीन, लेकिन वो जो उसकी ड्रेस थी वो हमेशा साफ़ ज़रूर होती थी। ये आप नोट करेंगे कि उसकी जो ड्रेस है वो साफ़ होती थी, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, और वो ऐसी भी लगती थी कि कभी उसको ढंग से आयरन भी नहीं किया गया, यानी उसको कभी ढंग से उस्त्री भी नहीं की गई है। साफ़ होती थी लेकिन रिंकल पड़े हुए, सलवटें पड़ी हुई होती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। देखो ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है कि उसका कोई दोस्त तो नहीं था, लेकिन फिर भी उससे बहुत सारी लड़कियां बात करती थी। अब हम देखेंगे कि रीज़न ऐसा क्यों था। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls. तो कभी कभी जो बाकी की लड़कियां हैं उसको घेर लेती थी। कभी कभी they surround her in the schoolyard, कि स्कूल का जो आंगन था उसमें कुछ लड़कियां आके उसको घेर लेती थी। As she stood watching, जब वो वहाँ पे खड़े होके देख रही होती थी। The little girls play, जब छोटी बच्चियाँ वहाँ पे खेल रही होती थी। वोर का मतलब होता है पहनना। आगे देखते हैं छोटी बच्चियाँ वहाँ पे क्या खेल रही थी। हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, और वहाँ पर वांडा उन बच्चियों को देखा करती थी जो एक हॉप स्कॉच करके जो खेल होता है उसको खेला करती थी, जो थोड़ा सख्त मैदान होता है उसके ऊपर ड्राइंग से बनाते हैं और उस पर खेलते हैं, जिसको हम लोग इंडिया में स्टापू भी बोलते हैं, जिसमें हम इस तरह से एक पूरा गेम बना देते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 और 8, और फिर यहाँ पे इस गेम को खेला जाता है। इस गेम की बात चल रही है, इस गेम को बोलते हैं हॉप स्कॉच। तो ये बच्चियां जो हॉप स्कॉच खेला करती थी वहाँ जाके वांडा उनको देखती थी, और जब वांडा उन बच्चियों को देख रही होती थी तो बाकी की लड़कियां उसको जाके घेर लेती थी। क्यों घेरती थी? वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट
courteous manner as though she were talking to Miss Mason। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि पैगी जो है वो उसके पास आती थी वांडा के पास में, और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही सभ्य भाषा में, कर्टियस मतलब होता है विनम्र, विनम्रता से बोला करती थी और कहती थी वांडा, और वो उससे ऐसे बात करती थी जैसे कि वो अपनी टीचर मिस मैसन से बोला करती थी, बहुत पोलाइटली और बहुत ही रिस्पेक्ट से, विनम्रता से बोलती थी। वांडा शी वुड से, और वो उससे कहती थी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नच। नच का मतलब होता है थोड़ा सा कोनी से इशारा करना। तो अपनी किसी जो पास में फ्रेंड होती थी उसको, दोस्त को इशारा करते हुए कहती थी, जैसे मजाक बनाना शुरू करने वाली हो उस बच्ची का, कि वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नच। नच का मतलब होता है थोड़ा सा खिसकाना। टेल अस, अच्छा हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड, कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं जो तुमने बताया, कि यानी वो पूछती थी उससे ये सवाल कि तुम बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी पोशाकें हैं। हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, जो कि लटकी हुई हैं, क्लोजेट यानी अलमारी में या कोठरी में, कोई भी जगह पर, जो कि तुम्हारे यहाँ पे पूरी लटकी हुई हैं, वो कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारी अलमारी में। 100 वांडा वुड से, और इस प्रश्न का जवाब वांडा कहती थी कि पूरी 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously, और जैसे ही वहाँ पे छोटी छोटी जो बच्चियाँ थी वो सुनती थी कि 100 ड्रेसेस, तो वो थोड़ी सी अविश्वास से भरी हुई सी वहाँ पे उसकी तरफ देखना शुरू कर देती थी अपना गेम छोड़ के। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, तो ये लिटिल वंस यानी वो जो छोटी लड़कियाँ वहाँ पे खेल रही होती थी, अपना हॉपस्कॉच वाला जो खेल है उसको छोड़ के सुनना शुरू कर देते थे ये बात। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और फिर वांडा कहती थी कि हाँ पूरी 100 हैं, और पूरी की पूरी एक मेरी उसमें क्लोजेट में लगी हुई हैं क्रम से, यानी लगी हुई हैं लाइन से। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके जो पतले पतले होठ थे वांडा के, वो बिल्कुल चुप, मुंह बंद हो जाता था उसका, जैसे कि वो बिल्कुल शांत हो गई हो। व्हाट आर दे लाइक, तो वो वापस पैगी उससे मजाक में पूछती थी, अच्छा वो कैसी दिखती हैं। ऑल सिल्क आई बेट, तो वो कहती सारी की सारी रेशमी होंगी, मैं शर्त लगा सकती हूँ। सेड पैगी, और वापस पैगी उससे ये बात कहती थी। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, वो कहती थी कि हाँ सारी की सारी जो हैं वो रेशमी कपड़े की बनी हुई हैं, और सबकी सब जो हैं खूबसूरत हैं, और उनमें वो कहती है वो कहती है हाँ और मखमली भी हैं उन ड्रेसेस में। या वेलवेट टू, तो वो कहती थी अच्छा मखमली भी, यानी तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, अलग अलग रंगों की हैं, रेशमी हैं और मखमली भी है। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, और वापस जो वांडा है वो उसकी बात का जवाब देती थी, यानी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए। स्टॉलिडली मतलब यानी निरुत्साह होके, बिल्कुल उसको बोलना है अपनी बात को, उससे और कोई मतलब नहीं होता था। तो इस तरह से वो वापस अपना जवाब दे देती थी। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और कहती थी कि सारी की सारी मेरी अलमारी में लगी हुई हैं क्रम से। देन दे वुड लेट हर गो, उसके बाद वो लड़कियां उसे चले जाने देती थी। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो उनसे काफ़ी दूर नहीं गई होती थी, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स ऑफ पील्स ऑफ लाफ्टर, और फिर उनके मुंह से खूब तेज़ हंसी के ठहाके और तेज़ चीखें आवाज़ें निकलने लग जाती थी, जैसे कि वो बहुत ज़ोर से हंस रही हों, अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही हों। बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स ऑफ पील्स ऑफ लाफ्टर, तो बर्स्टिंग का मतलब होता है धमाका करते हुए, श्रीक्स यानी चीखते हुए, और पील्स ऑफ लाफ्टर यानी हंसते हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, कि देखो इस तरह की ये बात कह रही, यानी कि उनको ये हंसी आती थी कि कैसे ये बच्ची इस तरह से कह सकती है जो रोज़ सिर्फ एक ही ड्रेस में स्कूल आती है, और वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलती है और चले जाती है। तो जैसे ही वो वहाँ से जाती है वो सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। अब वहाँ पे खड़े होके जब सब लोग
सोचने लग जाते हैं। पैगी सोचती है 100 ड्रेसेस कि भाई 100 ड्रेसेस यानी 100 पोशाकें। ऑब्वियसली स्पष्ट है वो उस बात को कहते हुए बाकी सब बच्चों से कहती है द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरीडे, कि वांडा के पास सिर्फ एक ही नीले रंग की ड्रेस है, वो भी बिल्कुल पुरानी हुई हुई जिसका रंग उड़ा हुआ है, जो वो रोज़ पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास में पूरी 100 पोशाकें हैं। व्हाट अ स्टोरी, क्या कहानी है। और ऐसे करके पैगी बोलती थी और सब लोग जोर जोर से हंसने लग जाते थे। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, फिर उससे पैगी कभी कभी ये भी पूछ लेती थी कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास जूते कितने हैं जो तुमने बताए थे। तो वो कहती है 60 पेयर्स, कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे के सारे मेरी अलमारी में क्रम से लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जैचरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और क्राइज का मतलब होता है बहुत तेज़ से चीख निकलना। एग्जैचरेटेड पोलाइटनेस यानी एग्जैचरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोलना, अतिशयोक्तिपूर्ण भी कह सकते हैं। पोलाइटनेस विनम्रता से, ग्रीटेड यानी बधाई देते हुए। तो क्राइज ऑफ एग्जैचरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और सब लोग जोर जोर से हंसने लग जाते थे और कहते थे अच्छा सारी की सारी एक जैसी हैं, सबके सब वहाँ पे लगे हुए हैं तुम्हारे शूज़। तो यानी मजाक में वो आगे उस मजाक को बढ़ाते थे। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, तो वो कहती थी नहीं नहीं सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग तरह के जूते हैं। ऑल कलर्स, सभी रंगों के हैं। ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे क्रमबद्ध किए हुए हैं, ढंग से रखे हुए हैं। पैगी who had thought up this game and Maddie her inseparable friend were always the last to leave। अब जब ये मजाक करते थे वांडा के साथ में, तो वहाँ से मजाक के बाद में पहले वांडा चली जाती थी, फिर बाकी की लड़कियाँ भी चली जाती थी, तो सिर्फ पैगी और मैडी ही ऐसी बच्चियाँ थी जो सबसे लास्ट में उस जगह को छोड़ के जाती थी। पैगी who had thought up this game, पैगी जिसने इस गेम को शुरू किया था, इसके बारे में सोचा था। एंड मैडी, और उसकी जो सहेली है मैडी, हर इनसेपरेबल फ्रेंड, इनसेपरेबल का मतलब होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी उसकी दोस्त पैगी की फ्रेंड है मैडी, यानी बेस्ट फ्रेंड जिसको कह सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो उस जगह को छोड़ने वाले हमेशा आखिरी दोनों जने हुआ करते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और उसके बाद में आखिरकार वांडा वहाँ से गली की तरफ चले जाती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें जो हैं वो काफ़ी सुस्त हो जाती थी, डल हो जाती थी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका जो मुंह है वो बंद रहता था। इनसेपरेबल का मतलब होता है अविभाज्य, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और हिचिंग का मतलब होता है रुकना या पकड़ा जाना। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे, और अपने कंधे को ऐसे मुचकाते हुए वहाँ से चले जाती थी, जैसे अब झेप जाती थी उस हिसाब से वो वहाँ से कंधे को हिलाते हिलाते कभी इधर से कभी उधर से। देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और फिर वो उस रास्ते से हंसते, जब वो लोग सब हंस रहे होते थे तो उस रास्ते से वो बच्ची वहाँ चले जाती थी। शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और क्योंकि वो हमेशा स्कूल आती भी अकेले थी और स्कूल से जाती भी अकेले थी, तो इस मजाक के बाद में वो वहाँ से स्कूल से भी चले जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, वैसे देखा जाए तो पैगी जो है वो वास्तव में निर्दयी नहीं थी, क्रूअल लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, क्योंकि वो छोटे जो बच्चे हैं उनको अगर कोई तंग करता था, उनको छेड़ता था, तो फिर वो उन बच्चों को तो बचाती थी, ऐसे बच्चों से जो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को छेड़ते हैं या उनको तंग करते हैं, उनको बचाती थी उनसे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल, और वो घंटों तक रोती रहती थी अगर वो किसी ऐसे जानवर को देखती थी मिस ट्रीटेड, जिसका कि लोग उसको सही तरीके से अगर ट्रीट नहीं करते थे, उसके साथ सही बर्ताव नहीं करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो चीज़ें जो पैगी के बारे में बताई है कि पहली कि पैगी कभी भी जब छोटी बच्चियों को कोई तंग करता था तो उनको जाके रोक देती थी कि छोटी बच्चियां हैं इनको तंग मत करो, तो इसका मतलब उसका नेचर तो अच्छा था। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी जानवर को भी कोई तंग करता था तो उसको देख के वो रोने लग जाती थी, तो इसका मतलब वो दिल से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाली लड़की थी। लेकिन फिर भी वो मजाक क्यों बनाती थी वांडा का। If anybody had said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? काश उसको अगर कोई ये बात कह पाता, अगर कह सकता कि भाई फिर तुम वांडा से इस तरह से
क्रूअल क्यों हो, इस तरह से जो निर्दयी सा व्यवहार है वो तुम वांडा के साथ क्यों करती हो, तुम खुद तो बहुत अच्छी हो। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो उसको बड़ा ही सरप्राइज होता था अगर कोई उसको ऐसा कह भी दे, तो वो बड़ा आश्चर्य से कहती थी क्रूअल यानी निर्दयी, और मैं। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है संरक्षित करना, बुलीज यानी बदमाश जो बच्चे होते हैं जो छेड़ते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, मिसट्रीटेड यानी दुर्व्यवहार करना, और क्रूअल यानी निर्दयी। तो वो कहती थी, उसको आश्चर्य होता था कि मैं और निर्दयी हो रही हूँ वांडा के साथ। नहीं, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, वो उस बात का जवाब देती थी और कहती थी वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, यानी वो झूठ क्यों बोलती है, इस चीज़ का उसको बुरा लगता था, इसलिए वो उससे बारी बारी ये क्वेश्चन पूछा करती थी। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, कोई भी बता सकता है कि वो जो ये बात बोल रही है वो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठी बात कह रही है वांडा। इस तरह से वो अपनी बात को जस्टिफाई करती थी पैगी। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, उसको झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसको वो झूठ क्यों बोलना चाहती है, वो ऐसा कहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वैसे भी देखा जाए तो वो साधारण लड़की सी नहीं लगती। एज वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और दूसरी बात कि नहीं तो फिर देखो उसका नाम भी इस तरह का नाम भी क्यों है उस लड़की का। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, फिर वो कहती है पर कोई बात नहीं, मैंने कभी भी उसको रुलाया नहीं है, मैंने कभी उसको ऐसे तंग नहीं किया है कि वो रोने लग जाए। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that, she was bothering her. अब जहाँ तक मैडी की बात करते हैं, पहले हमने पैगी की बात करी, अब मैडी की बात करते हैं। दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा, ये जो इन्होंने एक नया सा व्यवसाय शुरू किया था वांडा से रोज रोज पूछने का कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, वो उससे पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तुम्हारे पास कितने हैट होता है सिर पे पहनने वाले जो टोप होते हैं उनको बोलते हैं वो हैं, तुम्हारे पास कितना ये है कितना वो है, इस तरह से वो जो सवाल पूछे जाते थे। शी हैड वॉज बॉदरिंग हर, तो वो ये कहती थी कि इस तरह से जो उससे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम्हारे पास वो कितनी चीज़ें हैं, ये कितनी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें उसको कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी, उसको बॉदर कर रही थी। परेशान करना, बॉदरिंग मतलब, और बिजनेस मतलब व्यापार। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैडी खुद भी बहुत गरीब लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, क्योंकि वो किसी न किसी के दान किए हुए या दिए हुए या उतरे हुए कपड़े पहना करती थी। हैंड मी डाउन का क्लोथ्स का मतलब होता है कोई अपना पहना हुआ पुराना होया हुआ या उसको फिट नहीं आ रहा हो, वो चीज़ें अगर किसी को दे देता है, वो कपड़े दे देता है, तो उसको बोलते हैं हैंड मी डाउन क्लोथ्स। तो वो खुद भी किसी ना किसी के उतरे हुए पुराने कपड़े पहना करती थी जो उसको कोई देता था। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स, तो कहती भगवान का शुक्र है कि मैं कम से कम बॉगिन हाइट्स में तो नहीं रहती, क्योंकि वो कहती है मैं गरीब तो हूँ उसी की तरह, लेकिन मैं बॉगिन हाइट से नहीं आती हूँ। और हैव अ फनी नेम, और दूसरी बात कि मेरा उसकी तरह मजाकिया नाम भी नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, sometimes यानी कभी कभी जब पैगी पूछ रही होती थी वांडा से वो सारे के सारे प्रश्न, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, और वॉइस यानी आवाज़। जब भी कभी पैगी वांडा से उस पोलाइट मजाक उड़ाने वाले लहजे में प्रश्न पूछा करती थी, मैडी फेल्ट एम्बेरस, तो मैडी को बहुत शर्मिंदा महसूस होता था, मैडी को बहुत बुरा लगता था कि ये ऐसा क्यों पूछती है इससे। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और वो जो उसके हाथ के अंदर वो जो मार्बल्स पकड़े होते थे, कंचे पकड़े होते थे, कंचे भी होते हैं, मार्बल संगमरमर भी होता है, जो भी उसने पकड़ रखा था हाथ में उसको वो और ज़्यादा टाइट से पकड़ लेती थी। रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग, और उनको वो हिलाते हुए कहती थी। नथिंग हरसेल्फ, कुछ भी नहीं कहती थी वो अपने आप से, कुछ सेइंग नथिंग हरसेल्फ, कि वो अपने आप से भी कुछ नहीं कहती थी, बस उस चीज़ को खड़े खड़े देखती रहती थी और उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होता था। जैसे कि हम कोई चीज़ को हमारे बस में नहीं होती, रोक नहीं सकते और हम उस पर सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से वो बिना कुछ कहे ही उन कंचों को अपने हाथ में रोल करने लग जाती थी और उसे बहुत शर्मिंदा महसूस होता था। Not that she felt sorry for Wanda exactly, ऐसा नहीं था कि
उसको वांडा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा हो एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। अब वो कहती है शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, कि वो कभी भी वांडा की तरफ इतना ध्यान नहीं देती। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। इफ़, कि अगर पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने इस नए खेल को आविष्कार नहीं किया होता, इसको नहीं खोजा होता इसको, तो उसका भी ध्यान वांडा की तरफ कभी नहीं जाता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो उसको ये लगता था, जब वो मन में तो ये सोचती थी कि ये गलत कर रहे हैं वांडा के साथ में, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया और आने लग जाता था। जैसे ही ये विचार आता था वो थोड़ा घबरा जाती थी कि अगर इन्होंने वांडा को छोड़ के मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया तो क्या होगा। बट सपोज कि मान लो पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, कि कहीं दूसरा नंबर उसका तो नहीं आ जाएगा, कहीं सारे के सारे पैगी और बाकी की लड़कियां वांडा को छोड़ के उसको तो नहीं चपेटे में ले लेंगे या उसको तो नहीं मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और ये विचार उसके जैसे ही दिमाग में आता था, शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, तो वो थोड़ा घबरा भी जाती थी। पर दूसरी बात कि वो वांडा के जैसी उतनी ज़्यादा गरीब तो नहीं थी परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses। फिर वो कहती है कम से कम मेरे में इतना दिमाग तो है कि मैं इस तरह की बात तो नहीं कहती कि भाई मेरे साथ पास में 100 ड्रेसेस हैं। तो जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आता है कि मैं भी हो सकती हूँ वांडा की जगह, नेक्स्ट नंबर मेरा भी हो सकता है, पर वो दिमाग में फिर उसकी बात आती है, लेकिन मैं वांडा की तरह कभी इस तरह की बात नहीं कहूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, मैं गरीब हूँ कोई बात नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। Still she would not like for them to begin on her, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि भाई उसका मजाक उड़ाना वो लोग शुरू ना कर दें, ऐसा उसके साथ ना हो जाए। She wished Peggy would stop teasing Wanda Petrovsky, तो वो सिर्फ इच्छा करती है, यानी उसके मन में ये इच्छा होती है, वो प्रार्थना भी करती है कि काश पैगी जो है वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, लेकिन वो पैगी को कहती नहीं है। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान और टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़। तो बच्चों हमने पढ़ा ये चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा पील्स ऑफ लाफ्टर, कि किस तरह से हंसी के ठहाके जो हैं वो स्कूल के प्रांगण में सुनने को मिलते थे, एक तो जब स्कूल शुरू होता था तब, और या फिर कभी कभी जब छुट्टी होती थी तब। और कौन करता था ये सारी की सारी चीज़ें होती थी वांडा के साथ में। वो एक गरीब लड़की थी, वांडा पेट्रोन्स्की उसका नाम था, और सब उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि जब उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तो वो कहती थी कि 100 पोशाकें हैं और सारी लाइन में लगी हुई हैं। और जबकि उसके पास थी एक ही पोशाक, क्योंकि रोज़ वो वही पहन के आती थी, नीले रंग की रंग उड़ी हुई ड्रेस। तो इस बात पे सब लोग जोर जोर से ठहाके लगा लगा के हंसते थे और उसका मजाक बनाते थे। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से वांडा का मजाक बनाया जाता है, क्योंकि वो कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, जबकि उसके पास होती नहीं हैं, क्योंकि वो पहन के सिर्फ एक ही ड्रेस आती है। तो आई होप यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।